कोई अपने संगत इस कार्यक्रम में जुड़े आप सभी को बहुत बहुत सेवा जोहार। आप सबका हार्दिक स्वागत है। अब बहुत दिनों बाद हम लोग मुलाकात हो रहा है, ऐसा लग रहा है। पिछले सप्ताह 2 दिन का गैप हो गया था। ये संगत कार्यक्रम हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। बीच में जैसे ही 2-4 दिन गैप होता है तो हमारे शरीर में फिर से आलस, फिर से जो है कमजोरी, फिर से नकारात्मक विचार छाने लगता है। जिस प्रकार से जब तक दिया जलते रहता है तब तक कमरे में रोशनी, प्रकाश होता है, और जैसे ही दिया बुझा देते हैं अंधेरा अपना जगह वापस ले लेती है। वैसे ही हमारी जो आलस है, हमारी जो कमजोरियां हैं, हमारे जो बहाने हैं, वो हमारे सक्रिय न होने से ऑटोमेटिक वो अपना जगह ले लेती है। उन सब चीज को हमसे दूर रखने का एक ही उपाय है कि अपनी सक्रियता को बनाए रखना, ताकि वापस से वो बुराइयां, वो आलस, वो कमजोरियां हमारे भीतर न घुसे। और उस सक्रियता को बनाए रखने के लिए संगत कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबको जो जीवन मिला हुआ है, एक ही बार मिला हुआ है। अब इसी जीवन में सफलता के बुलंदी तक पहुंचना भी होता है, और सफलता की उस दौड़ में बुलंदी तक पहुंचने के लिए हर कोई दौड़ रहा है, किंतु बिरले ही कुछ लोग ही वहां तक पहुंच पाते हैं। बाकी सब रास्ते में ही आउट हो जाते हैं, रास्ते में ही साइड हो जाते हैं। तो सफलता की वो बुलंदी जहां पर हम पूरी तरह से संतुष्ट हो सके कि हाँ, अपने जीवन हमने अच्छे से जी लिया, जीवन में हमने बहुत से चीजें जो हमको चाहिए था वो हमने अर्जित कर लिया। वो संतुष्टि का भाव, वो संतुष्टि का भाव कब आएगा? जब हमारे जीवन में सभी प्रकार के संसाधन जो हमें जरूरत है उसको अर्जित करने की क्षमता, उसको क्रय करने की क्षमता, जितना हमारे पास धन आ सके, हमारे समाज के पास इतना धन हो कि वो जिस चीज को चाहे वो खरीद सके। हालांकि हर एक चीज को खरीदना जरूरी नहीं होता है, लेकिन इतनी क्षमता हो कि वो चाहे तो हर चीज खरीद सके। इतनी संपत्ति किसी समाज में, किसी परिवार में हो। दूसरा, उसके पास इतना ज्ञान हो कि कोई भी बहस करके या कोई भी ज्ञान से उसको पराजित ना कर सके। ज्ञान हो, अपनी बात को रखने की कौशल हो, तो इस बात का मलाल ना रहे कि मैं कुछ भी नहीं जानता। इतना जानकारी हो कि आप जिनसे भी
बात करें, उनसे ज्यादा ही जाने। और हर एक विषयों में हर व्यक्ति पारंगत नहीं हो सकता, सभी विषयों की सभी को जानकारी नहीं हो सकती, इसलिए सभी विषयों में पारंगत होने की जरूरत नहीं है। कोई एक ऐसा विषय जिसके बारे में आपको इतना ज्ञान हो जितना ज्ञान किसी और के पास ना हो, ज्ञान इतना ज्यादा हो कि हर कोई कहे कि बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है। इतना ज्ञान अर्जित करना जीवन में, एक तो इतना धन अर्जित करना कि सारे संसाधन खरीदने के लिए पैसों की कमी न पड़े, दूसरा इतना ज्ञान अर्जित करना कि कहीं पर भी जब आपके ज्ञान का प्रस्तुति हो या ज्ञान का उपयोग हो तो सब उस ज्ञान के सामने नतमस्तक हो जाए। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज है, जीवन में इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा अर्जित करें कि कहीं पर भी मान सम्मान की कमी ना हो। इन तीनों का जो संतुलित संपत्ति है, इन तीनों को सम्यक रूप से अर्जित कर लेना, सबके प्रति प्रेम, सबसे अच्छा व्यवहार, अच्छा गुण, अच्छा ज्ञान, अच्छा धन, अच्छा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी सफलता की श्रेणी में आएगा कि हमारा शरीर बुढ़ापे तक तंदुरुस्त रहे, ऐसा कोई बीमारी न पकड़े जिससे हमें हमारे जीवन के सुख शांति और समृद्धि में दखल पड़े। इन सारी चीजों को सम्यक रूप से प्राप्त करना जीवन का सफलता है। अलग अलग व्यक्तियों की सफलता के लिए अलग अलग मायने हो सकते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में एक मकान बना लेना, बच्चों को पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवा देना, उनका शादी ब्याह करवा देना अपने जीवन की सफलता मानते हैं, क्योंकि वो उसी लेवल से अपना माइंडसेट बना करके रखे होते हैं कि मुझे बस ये 3 काम कर देने हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, उनके लिए मकान और उनका शादी। ये उनकी सफलता के मायने हैं। तो हमारी सोच जो है जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी हमारी सफलता भी होगी। हम जितना छोटा दायरा अपने आप को बनाएंगे, छोटे दायरे में अपने आप को रखेंगे, उतनी छोटी हमारी सफलता भी होगी। संतुष्टि जीवन में कि ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अर्जित नहीं किया, कुछ कमाया नहीं, कुछ काम अधूरे रह गए। सफलता के ये दायरे खुद ही सेट करने पड़ते हैं अपने जीवन में। और जब हम दायरे सेट नहीं करेंगे तो उस दायरा को प्राप्त करने के लिए कभी हम प्रयास भी नहीं करेंगे। अज्ञानता के कारण से न तो सफलता की कोई फिक्र, न जीवन का कोई उद्देश्य, न कोई व्यवस्थित तरीके से रणनीति और ना ही कोई किसी प्रकार से काम। बस ऐसे ही जीवन एक दूसरे के चारी चुगली करने में, आलोचना करने में बैठ करके समय
को काटने में, टाइम पास करने में जीवन निकल जाता है, तो वह जीवन भी व्यर्थ है जिसमें हमने अपने समय को टाइम पास करके काटा हो। और चूंकि इंसान एक सामुदायिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, अकेले वो इन सारे संसाधनों को अर्जित कर नहीं सकता। कर भी लेगा तो किसके लिए अर्जित करेगा? अगर वो बहुत ढेर सारा धन अर्जित कर भी लिया कोई व्यक्ति और उसका समाज नहीं है, उसको लोग नहीं है, अन्य इंसान नहीं है, तो उन पैसों को कहाँ खर्चा करेगा? दूसरा चीज, वो बहुत ज्यादा मान सम्मान अर्जित करना तो चाहता है, लेकिन उसको सम्मान करने वाले कोई नहीं रहेंगे, समाज नहीं रहेगा, तो उसके सम्मान का कोई मतलब नहीं है फिर। उसी प्रकार से उसने बहुत ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर लिया, लेकिन उसके ज्ञान को सुनने वाले कोई ना हो, तो उसके ज्ञान का भी कोई मतलब नहीं। इसलिए समाज, समुदाय ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति को ज्ञान मिल सकता है, व्यक्ति को धन मिल सकता है, व्यक्ति को सम्मान मिल सकता है। बिना समाज के न धन मिल सकता है, न सम्मान मिल सकता है, और न ही ज्ञान मिल सकता है। इसलिए समाज की मजबूती व्यक्ति की मजबूती है। समुदाय की मजबूती उस समुदाय में रहने वाले हर एक व्यक्ति की मजबूती है। इसीलिए हमारा जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय, कोयतुर समुदाय, जो सबसे प्राचीन समय से यहाँ का, प्रारंभ से, आदिकाल से यहाँ का जो रहा है और यहाँ का मालिक रहा है, आज उसकी आर्थिक स्थिति, आज उसकी सामाजिक स्थिति खतरे में है। उसके जीवन दर्शन खतरे में है, उसके जंगल खतरे में है, उसके पहाड़ खतरे में है, उसके नदी नाले जमीन खतरे में है, उनके जीवन यापन करने के संसाधन खतरे में है। उनके शिक्षा को डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसके कारण से वो सही शिक्षा अर्जित, सही ज्ञान अर्जित नहीं कर पाता और परबुद्धिया ज्ञान अर्जित कर लेता है। परबुद्धिया का मतलब होता है दूसरे की बुद्धि से चलने वाला ज्ञान। जिस प्रकार से दूसरे की बुद्धि से चलने वाला, दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म, दूसरे दर्शन से चलने वाला जो व्यक्ति होता है, वो अपने समाज को त्याग करके कहीं और चला जाता है। तो मेन चीज है, सबसे बड़ी चीज है समाज की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। जब समाज की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो समाज के संसाधन मजबूत होंगे। समाज के पास अच्छे अच्छे स्कूल होगा, कॉलेज होगा, रिसर्च सेंटर होंगे, डॉक्टर वैज्ञानिक, डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक बनेंगे समाज के लोग, बड़े बड़े उद्योग व्यापार धंधा शुरू होगा और समाज का अर्थव्यवस्था ही कमजोर होगा तो संसाधन ही नहीं होगा। संसाधन नहीं होगा तो ना तो अच्छा ज्ञान मिलेगा, ना अच्छा सम्मान मिलेगा, और ना ही किसी प्रकार से हमारे पास उद्योग धंधे, व्यापार, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल का निर्माण हो पाएगा। तो समाज की अर्थव्यवस्था को मजबूत करके ही
समाज को मजबूत किया जा सकता है। अब इसके लिए एक व्यवस्था का निर्माण किया गया है जिसका नाम है आर्थिक गण व्यवस्था। जिस प्रकार से हम लोगों ने कोई अपने संगत में जाना कि कैसे हमारा समुदाय उन्नत लेवल पर पहुंचा था और बाहरी घुसपैठियों का आक्रमण जब हुआ तो धीरे धीरे पतन शुरू हुआ और हमारी स्थिति अस्तित्व बचाने की स्थिति में आ गए हम लोग और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चालू करके आर्थिक गण व्यवस्था को मजबूत करके समाज को पहले जैसे मजबूत करना है। आर्थिक गण व्यवस्था का मुख्य थीम यह है कि समाज का अपने अपने ब्लॉक लेवल पर संपत्ति का निर्माण करना और दूसरा उस संपत्ति के ऊपर उद्योग व्यापार और संस्थानों का निर्माण करना, क्योंकि जिसके पास संपत्ति होगा उसी के पास आय के स्रोत होते हैं। आय का स्रोत संपत्ति और संसाधन होता है और हमारे समाज के पास न तो संपत्ति बचा है और ना ही संसाधन बचा है। तो संपत्ति और संसाधन दोनों को विकसित करने के लिए ब्लॉक लेवल की और गांव लेवल की कार्य योजना जो तैयार किया गया है, गांव लेवल की कार्य योजना के बारे में बातें हो चुकी है। ब्लॉक लेवल की जो कार्य योजना है उस कार्य योजना का नाम है TRC, ट्राइबल रिसोर्स सेंटर, आदिवासी संसाधन केंद्र, जिसको हर ब्लॉकों पर स्थापित किया जाना है, जो 10 एकड़ से 100 एकड़ एरिया में बनेगा। और वो जो TRC बनेगा उसमें समाज के प्रत्येक व्यक्तियों का ब्लॉक लेवल पर, उस ब्लॉक में रहने वाले समाज के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सदस्य का इसमें हिस्सेदारी सुनिश्चित होगा। सभी लोगों के शेयर उसमें होंगे। ताकि सब लोग उस संपत्ति का मालिक कहला सकें, उस संपत्ति और बाजार का, इनकम का, आय का वो भागीदार बन सके। क्योंकि 2-4 लोग अगर खोल लेंगे तो 2-4 लोग ही अमीर बनेंगे। हमारे समुदाय का जो सिस्टम है सब काम मिल करके करने की, जब 3 प्रकार के संस्कार को समाज ही करता है तो ये उद्योग व्यापार और सामुदायिक संसाधन में वृद्धि और बाजार भी समाज ही करे, समाज मिल करके करे। अकेले किया हुआ कोई भी काम ज्यादा लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। लेकिन मिल करके किए हुए काम, मिल करके बनाए हुए संपत्ति, मिल करके बनाए हुए बाजार, वो लंबे समय तक बना रह सकता है और लंबे समय तक बने रहने के लिए सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ता है, तंत्र बनाने की जरूरत पड़ता है। और वो सिस्टम, वो तंत्र बना हुआ है जिसका नाम है आर्थिक गण व्यवस्था। तो TRC जो बाजार है, TRC सुपर बाजार है।
टीआरसी का मतलब सिर्फ बाजार नहीं है, टीआरसी का मतलब संसाधन केंद्र है, संपत्ति और संसाधन केंद्र, जिसके भीतर सभी प्रकार के संसाधन मौजूद होंगे। उसके भीतर सुपर बाजार होंगे, उसके भीतर होलसेल होंगे, उसके भीतर गोदाम होगा, कोल्ड स्टोरेज होगा, उसी के भीतर स्कूल होगा, कॉलेज होगा, हॉस्पिटल होगा, खेल कूद के मैदान होंगे। समझिए एक सिटी, ट्राइबल सिटी का निर्माण होगा। जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों की कोट सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ये कोट सभ्यता थी। उसी प्रकार से हमारी जो कोट सभ्यता वर्तमान काल में टीआरसी होगा। टीआरसी एक नगर निगम, नगर पंचायत जैसा एक बड़ा विकसित बाजार होगा, जहां पर सारे संसाधन मौजूद होंगे। अब इस काम को हम लोगों को मिलके करना है। इन सारे काम को करने के लिए सिर्फ एक ही चीज करना पड़ेगा, समाज के लोगों का सोच बदलना पड़ेगा। इस व्यवस्था के प्रति विश्वास, इस व्यवस्था के प्रति ज्ञान जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। जब वो जानेंगे, इस व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा होगा, तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति उसमें अपना पूंजी निवेश करेगा। निवेश करना खर्चा करना नहीं कहलाता, दोनों अलग अलग चीजें हैं। निवेश करना मतलब अपने पैसे को जमा करके रखना। टीआरसी में जो संपत्ति है, उस संपत्ति में अपनी पूंजी को लगाना, बदले में वहां का हितग्राही बनना, वहां का शेयर होल्डर, वहां का मालिक बनना। कार्य योजना यह है कि 1 ब्लॉक में यदि 30,000 से ऊपर आदिवासी जनसंख्या है, तो 30,000 लोग हर साल 10,000 रुपया का शेयर उस टीआरसी को विकसित करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए लगाएंगे। और 10,000 साल भर में उसको कई किस्तों में वो कर सकते हैं। हर महीना 1,000 करके भी वो कर सकते हैं, या फिर 2-3 किस्ता में, 2 किस्ता में 10,000 पूरा कर दिए, 3 किस्ता में 10,000 पूरा कर दिए। इस प्रकार से विभिन्न किस्तों में वहां शेयर के रूप में निवेश करना है। 30,000 लोग जिस ब्लॉक में 10,000 रुपये हर साल निवेश करना शुरू किए, तो 30 करोड़ का बजट बनेगा। और 30 करोड़ का जो बजट बनेगा, वो बजट उस ब्लॉक लेवल पर टीआरसी को स्थापित करने के लिए और उसको संचालित करने में लगेगा। वो 30 करोड़ से जमीन, वहां की बिल्डिंग्स, वहां के बाजार आदि संसाधनों में निवेश होगा। एक ऐसा ट्राइबल नगर बनेगा जहां पर सब कुछ आदिवासियों का होगा और सब कुछ वहां मिलेगा। अभी हमारे सारे पैसे बाहर चला जाता है,
सारे उत्पाद बाहर चला जाता है। लेकिन जिस दिन टीआरसी स्थापित करने में हम सफल हुए, उस दिन हम पूरी दुनिया में राज करने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन अभी एक समस्या ये है कि पर्याप्त मात्रा में लोग जुड़ना चाहिए आपके ब्लॉग से। कम लोग जुड़ने से बूंदाबांदी बारिश टाइप से निवेश होगा। बूंदाबांदी बारिश दो प्रकार के होता है, एक बूंदाबांदी बारिश, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद कहीं कहीं पर गिरता है, और एक बारिश होता है मूसलाधार बारिश। बूंदाबांदी जो बारिश होता है उसमें तालाब नहीं भर सकता। बूंदाबांदी बारिश में खेती नहीं किया जा सकता, उसमें कीचड़ तक नहीं बनते, धार पानी का धार नहीं उतरता बूंदाबांदी बारिश में। लेकिन मूसलाधार बारिश से ही तालाब भर सकता है। यदि आपके ब्लॉक में 8-10 लोग, 15-20 लोग ही अगर निवेश करेंगे, उतने लोग ही बरार और शेयर जमा करेंगे, तो बूंदाबांदी बारिश की तरह होगा। उसको मूसलाधार बारिश की तरह रुपयों का निवेश होगा तो बहुत तेजी से सिंधु घाटी सभ्यता टाइप से वर्तमान में दुबई और सिंगापुर जैसा एक टीआरसी को विकसित करने का लक्ष्य है। और इसको किया जा सकता है, बहुत कठिन काम नहीं है। अब इसको करने के लिए एक चीज सुनिश्चित करना पड़ेगा, तारीख। यदि मुझे शेयर लेना तो साल भर में कितने का शेयर लेना और कौन कौन से तारीख को जमा करना है। साल भर में यदि 10,000 का शेयर लेना है तो एक मुश्त लेना है तो तारीख तय हो। 2 किस्तों में जमा करना है तो दोनों किस्तों का तारीख तय हो। अथवा हर महीने 1,000 रुपये जमा करना है, 2,000 जमा करना है, तो हर महीने का एक फिक्स तारीख पर ही जमा हो। अब बरार जमा करते हैं वार्षिक वाला, तो वार्षिक बरार जमा करने का तारीख फिक्स खुद ही फिक्स करना पड़ेगा, अपना तारीख स्वयं फिक्स करना। मंथली बरार है तो मंथली बरार जमा करने का तारीख फिक्स हो। ये स्वयं भी करके अगले 10 लोगों को इसी अनुशासन के दायरे में लाना पड़ेगा। तो कम से कम एक व्यक्ति के पीछे 10 लोग ये काम को करें तो हमारा काम तेजी से होगा। और दूसरा चीज जो है, आर्थिक गण व्यवस्था की बेसिक समझ और कोया पुनम की बेसिक समझ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक हमको पहुंचाने हैं। इसके लिए सप्ताह में एक दिन का समय निकाल करके या महीना में एक दिन का समय निकाल करके पोस्टर बना करके जो यहाँ से जानकारी जो प्राप्त हुआ है उस जानकारी को जगह जगह संगत के रूप में या प्रशिक्षण के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। आप लोगों के माध्यम से भी सब लोगों को ये जिम्मेदारी देना भी है कि वो भी अगले 10 लोगों को प्रशिक्षित करें।
वास्तव में किसी को सदस्य बनाने का, किसी को जोड़ने का एक ही तरीका है, उसको व्यवस्था के बारे में पूरी तरह से प्रशिक्षित कर देना। इतना प्रशिक्षित कर देना कि वो विश्वास करने लगे, अपनी व्यवस्था पर भरोसा हो जाए।